यूइंग ने एक गहरी सांस ली। एक प्रिंसेस होने के नाते उसकी आंखों में इस वक्त गजब की चमक थी। असल में ये मिंग को मून शैडो क्लैन के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। मून शैडो क्लैन जिन 6 वर्ल्ड्स पर राज करता था वो इस एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बिल्कुल कोर एरिया में थे। इसी वजह से वहाँ की ऑर्डर इतनी ज़्यादा भरपूर थी कि वहाँ के पेड़ों पर उगने वाले स्पिरिचुअल फ्रूट्स की कोई गिनती ही नहीं थी। लेकिन मज़े की बात देखिए, यूइंग क्लैन के लोगों के लिए ये कीमती फल सिर्फ रोज़ाना के खाने की तरह थे। किसी ने कभी इनकी असली वैल्यू के बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, अगर टियनजाओ जैसे कुछ खास फल मिल जाएं तो बात अलग थी। इन 6 वर्ल्ड्स में लिंगरिंग फ्रूट की पैदावार इतनी भयानक थी कि हर साल अरबों खरबों फल तो ऐसे ही तोड़ लिए जाते थे। ये बिल्कुल जिनसिंग फ्रूट की तरह थे। बाकी स्पिरिचुअल फ्रूट्स की संख्या तो इससे भी कहीं ज़्यादा थी, जिनसे ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता था। यूइंग खुश तो थी, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मिंग इन फलों को बेचेगा कहाँ। पुराने वक्त में यूइंग क्लैन ने कभी लिंगुओं का बिजनेस नहीं किया था। कभी कभी वो इन्हें दूसरे एलियंस को बेच देते थे, पर उसका नतीजा कुछ खास नहीं निकलता था। पहली बात तो ये कि दूसरे एलियंस को इन फलों की ज़रूरत ही नहीं थी, और जो थोड़े बहुत खरीदते भी थे वो बहुत कम दाम देते थे। मुनाफा तो ना के बराबर था। मिसाल के तौर पर उसने ये मिंग को एक जिनसेंग फ्रूट, एक लॉन्जेविटी कॉइन में ऑफर किया था। लेकिन अगर वो यही फल किसी दूसरे एलियन को बेचती तो उसे आधा कॉइन भी बड़ी मुश्किल से मिलता। और सबसे बड़ी मुसीबत थी टैक्स। अलग अलग जातियां बाहर के व्यापारियों पर इतना भारी टैक्स लगाती थीं कि फल बेचने वाले के हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती थी। ये मिंग शायद यूइंग की उलझन समझ गया था। वो धीरे से हंसा और बोला, देखो, सैकड़ों जातियां एक सुपर सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं और उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी नज़रों में ये स्पिरिचुअल फ्रूट सिर्फ राशन का सामान है, लेकिन हमारी ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट अभी बहुत पीछे है और हमारा कल्टिवेशन लेवल भी उतना ऊंचा नहीं है। इंसानों के लिए ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स बहुत कीमती हैं। ये मिंग ने समझाते हुए आगे कहा, जैसे ये जिनसेंग फ्रूट है, इसका असर इंसानों पर किसी भी दूसरी रेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है, तभी तो इसे ये नाम दिया गया है। और रही बात टियनजाओ फ्रूट की, तो तुम जैसे मंक्स अगर इसे खाएं तो असर दिखता है, लेकिन अगर हमारे कबीले का कोई आम इंसान इसे खा ले तो उसकी क्वालिफिकेशंस तुरंत अपग्रेड हो जाएंगी और वो एक जीनियस बन जाएगा। ये सुनकर जाओयू ने सिर हिलाया और मान गई। उसने कहा, तुम्हारी बात सही है। भले ही तुम इंसान कमज़ोर हो और बिखरे हुए हो, पर तुम लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत कमाल का है। इन स्पिरिचुअल फ्रूट्स का असर तुम पर हमारी तुलना में 10 गुना बल्कि 100 गुना ज़्यादा होता है। ये मिंग ने मौका देखते ही चौका मारा, तो अगर मुझे अच्छी कीमत मिली तो मैं आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट दे पाऊंगा। 3 गुना, 5 गुना या शायद 10 गुना ज़्यादा। जाओयू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तुम एक ईमानदार इंसान हो, उन धोखेबाज इंसानों जैसे नहीं जिनके बारे में मैंने सुना था। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारे साथ मिलकर पैसा कमाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही उसने एक नीली नीलम जैसी अंगूठी ये मिंग की तरफ बढ़ाई और कहा, ये एक रिंग ऑफ टेलीपोर्टेशन है। इसके अंदर करीब 100 मील का स्पेस है और ये एक टेलीपोर्टेशन अरे की तरह काम करती है। तुम्हें बस इसमें ज़रूरत के हिसाब से लॉन्जेविटी कॉइन्स डालने होंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसी अंगूठियां हमेशा जोड़ियों में होती हैं, एक मेरे पास है और एक तुम्हारे पास। जब भी हमें सौदा करना होगा, मैं दूसरी अंगूठी के ज़रिए सारा सामान सीधे तुम्हारे रिंग स्पेस में पहुंचा दूंगी। ये मिंग भी खुश हो गया, और मैं उसके बदले के पैसे आपको भेज दूंगा। ये तो वाकई कमाल की चीज़ है। जाओयू ने उसे एक और बात बताई, 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच व्यापार में सबसे बड़ा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का होता है। भले ही हमारे पास ये रिंग हो, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने में बहुत सारे लॉन्जेविटी कॉइन्स खर्च होंगे। हम एक दूसरे से जितनी दूर होंगे, खर्च उतना ही बढ़ता जाएगा। पर ये मिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोचा कि एक बार ये बिजनेस शुरू हो गया तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। टियनयुंग वापस लौटते ही उसका पहला काम होगा फलों की सप्लाई का एक जाल बिछाना। अपनी धरती की यात्रा के दौरान उसने सिर्फ कल्टिवेशन ही नहीं सीखी थी, बल्कि बिजनेस के नए नए तरीके भी सीखे थे। उसने मन ही मन प्लान बनाया कि वो टियनयुंग कॉन्टिनेंट को अलग अलग रीजन्स में बांट देगा और हर जगह एजेंट्स नियुक्त करेगा। खाना खत्म करने के बाद जाओयू ने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई ये मिंग, तुम तो टियनयुंग मेनलैंड के रहने वाले हो, फिर यहाँ टियन्याओ पर क्या कर रहे हो? ये मिंग ने सादगी से जवाब दिया, हमारे 5 एलिमेंट्स के गॉड इस वक्त डेमन एम्परर से जंग लड़ रहे हैं। मैं यहाँ एक मर्सनरी बनकर आया था।
पर जैसा कि तुमने देखा, मुझे अकेले काम करना पसंद है। जाओयू ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, टियान्याओ कॉन्टिनेंट बहुत खतरनाक जगह है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी वापस चले जाओ। ये मिंग ने पूछा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिंसेस? उसने आह भरते हुए कहा, मैं यहाँ फजिंग इकट्ठा करने और नर्वस मास में अपनी किस्मत आजमाने आई थी। फजिंग तो कुछ मिल गए, लेकिन उस दलदल में मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा, मेरे बहुत सारे साथी मारे गए और अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा दुख था। तभी अचानक चारों तरफ से एक अजीब सी हलचल हुई और दो साए वहां आ धमके। उनकी औरत बहुत ही भयानक और ताकतवर थी। जाओयू का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। वो धीरे से खड़ी हुई और ठंडी आवाज़ में बोली, माउंटेन आउल 5 इंसेक्ट्स, तुम दोनों मेरी जान के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़े हो, क्या तुम्हें मेरे यूइंग क्लैन के बदले का डर नहीं है? लेकिन उन दोनों हमलावरों ने प्रिंसेस की बात अनसुनी कर दी। उनकी नज़रें ये मिंग पर टिकी थीं और उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। असल में उन्होंने देखा था कि कैसे ये मिंग की बिल्ली ने पलक झपकते ही कई गॉड्स को मार गिराया था। ये मिंग समझ गया कि ये दोनों डरे हुए हैं। उसने तुरंत अपनी गॉड ईटर कैट निकाली और चिल्लाया, देखता हूँ अब तुम कहाँ भागकर जाते हो। उस डिवॉरिंग कैट को देखते ही उन दोनों की रूह कांप गई। उनके पास भले ही अपनी फौज थी, लेकिन ये मिंग से टकराने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो दोनों दुम दबाकर वहां से ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। प्रिंसेस जाओयू तो हैरान रह गई। उसने सोचा, ये क्या हुआ? 100 जातियों के ये दो खूंखार योद्धा एक मामूली इंसान से डरकर भाग गए। ये मिंग ने उसकी उलझन दूर करते हुए कहा, मेरी इनसे पहले मुलाकात हुई थी और तब मैंने इन्हें थोड़ा सा सबक सिखाया था। जाओयू ने मन ही मन सोचा कि ये थोड़ा सा सबक नहीं, बल्कि बहुत बड़ी हार रही होगी। उसने ये मिंग का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने चलते चलते एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही, ये मिंग, तुम्हारे कबीले पर आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए सावधान रहना। इससे पहले कि ये मिंग कुछ पूछ पाता, वो आसमान में उड़ गई और गायब हो गई। ये मिंग वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबा हुआ। अब मुझे भी निकलना चाहिए, ये मिंग ने सोचा और अपने बैटलशिप से कांटेक्ट किया। तभी अचानक उसका खजाना खोजने वाला चूहा ट्रेजर हंट रैट फिर से उछलने लगा। वो जंगल के बीचों बीच इशारा कर रहा था, क्या वहाँ कुछ कीमती है? ये मिंग की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने वज्र डोंकी माउस को भेजा कि जाकर देखकर आओ क्या मामला है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वज्र वापस आया। मालिक, आगे बहुत सारे मंक्स किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं। क्या वो कोई कीमती पत्थर खोज रहे हैं? ये मिंग ने पूछा। नहीं मालिक, वो एक दरवाजे का पीछा कर रहे हैं। दरवाज़ा? क्या मतलब? ये मिंग हक्का बक्का रह गया। भला दरवाज़ा कैसे भाग सकता है? वज्र ने बताया, मालिक, वो दरवाज़ा बोल भी सकता है और गालियाँ भी देता है। ये मिंग को लगा शायद ये कोई मजाक है। छोड़ो यार, जो दरवाज़ा तमीज़ न जानता हो उसके पीछे क्या पड़ना। उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन तभी वहाँ का स्पेस मरोड़ने लगा और उसके ठीक सामने एक काला साया उभरा। ये एक काला दरवाज़ा था, करीब 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा। एकदम डरावना और रहस्यमयी। तुम मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे थे? दरवाजे से अचानक आवाज़ आई। ये मिंग हक्का बक्का रह गया, अबे, तू सच में बोलता है? दरवाज़ा गुस्से में था। ये मिंग ने माहौल हल्का करने के लिए उसे बड़े भाई कहकर पुकारा, लेकिन दरवाज़ा और भड़क गया, बकवास बंद कर। तू मेरा नाम तक नहीं जानता और मुझे भाई बोल रहा है? झूठे इंसान। ये मिंग को भी गुस्सा आ गया, अरे तो तू है कौन? कोई फेरी है या अजूबा? दरवाज़ा दहाड़ा, गधे, मैं द थर्ड दूर हूँ। क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना? ये मिंग ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तू चाहे 8वां दरवाज़ा हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? बदतमीज़। दरवाज़ा चिल्लाया। अचानक ये मिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सब कुछ घूमने लगा। अगले ही पल वो ज़मीन पर लुढ़क रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे हाड़ कंपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। उसके चारों तरफ सिर्फ काली बर्फ के पहाड़ थे। वो दरवाज़ा अभी भी वहीं था और हंसते हुए बोला, मुझसे बदतमीज़ी करने का अंजाम देख लिया। मैंने तुझे इस दुनिया की सबसे खतरनाक और ठंडी जगह पर फेंक दिया है। अब तू यहीं मरेगा। हमारी दोबारा मुलाकात कभी नहीं होगी, हा हा हा। एक अजीब सी हंसी के साथ वो थर्ड दूर वहां से गायब हो गया। ये मिंग अकेला उस बर्फीली दुनिया में खड़ा रह गया। उसने अपने साथी वज्र से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? वज्र ने डरते हुए सिर हिलाया और कहा, मालिक, मैं यहाँ कभी नहीं आया,
पर इतना तय है कि ये इस कायनात की सबसे ठंडी और जानलेवा जगह है। ये मंजर देखकर ये मिंग की रूह कांप गई थी। लेजेंड्स के मुताबिक दुनिया की सबसे ठंडी जगह, जहां बड़े बड़े लॉन्जेविटी रेल्म के स्पिरिट्स की भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और शरीर की सारी हलचलें थम जाती हैं। धरती की साइंस की भाषा में इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। हालांकि यहाँ का तापमान अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा था, पर जिस रफ्तार से पारा गिर रहा था, साफ था कि जल्द ही सब कुछ पत्थर बन जाएगा। ये मिंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए गाली दी, उस कमीने दरवाजे की हिम्मत कैसे हुई? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया? पास खड़ा वज्र डोंकी माउस ठंडी आह भरते हुए बोला, ऐसा लग रहा है जैसे वो कमीना जानबूझकर आपके मजे ले रहा है, मास्टर। हरामी कहीं का, ये मिंग चिल्लाया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसे इस जानलेवा ठंड का हल निकालना था। धीरे धीरे उसकी बॉडी पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी थी। उसकी ताकतवर बॉडी और कल्टिवेशन भी इस भयानक सर्दी के आगे जवाब देने लगी थी। मैं यहाँ यूं ही मर नहीं सकता, उसने हार मानते हुए अपना बिग शीयर्स रिंग निकाला। उसने सोचा कि फिलहाल जान बचाने के लिए इस रिंग के अंदर छिप जाना ही सही है। लेकिन वो कब तक छिपता? क्या उसे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वो इतना ताकतवर न बन जाए कि इस वर्ल्ड की दीवारों को फाड़कर बाहर निकल सके? वो जैसे ही रिंग के अंदर जाने वाला था, वही रहस्यमयी दरवाज़ा अचानक फिर से उसके सामने आ गया। वो ऐसे हिल रहा था जैसे ये मिंग का मजाक उड़ा रहा हो। क्यों लड़के, क्या हाल है? हार मान ली? ये मिंग ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, तेरी पावर मुझसे बहुत ज़्यादा है। किसी कमज़ोर इंसान के साथ ऐसी घटिया हरकतें करके तुझे क्या मिल रहा है? उस अजीब दरवाजे ने ठहाका लगाया, सुन, मैं कभी कोई बिना मतलब का काम नहीं करता। मैं यहाँ तेरे साथ हाथ मिलाने आया हूँ। हमें मिलकर काम करना होगा। ये मिंग चौंक गया, मेरे साथ हाथ मिलाओगे? मेरी पावर इतनी कम है, भला मुझमें ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो? नहीं, दरवाजे ने जवाब दिया, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ तुम जैसे इंसान ही कर सकते हैं। ये मिंग ने थोड़ा सोचकर पूछा, ठीक है, पर हाथ मिलाने से पहले क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम असल में हो कौन? तुम्हारा वजूद क्या है? उस दरवाजे ने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, मैं हूँ गेट ऑफ टाइम एंड स्पेस। मुझे एक बहुत ही सुप्रीम हस्ती ने बनाया था। एक दौर था जब मैं गुजरे हुए कल और आने वाले कल में अपनी मर्जी से जा सकता था। लेकिन अफसोस, पुरानी लड़ाइयों में मैं बुरी तरह टूट गया। अब मेरी काबिलियत सिमट गई है। मैं स्पेस में तो कहीं भी जा सकता हूँ, पर वक्त यानी टाइम में सफ़र नहीं कर सकता। ये मिंग का दिमाग तेज़ी से चलने लगा। उसने अपने पूर्वजों यानी ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में सुना था। उसने पूछा, क्या तुम उन्हीं एंसेस्टर्स की बात कर रहे हो? क्या उन्होंने ही तुम्हें बनाया था? उस दरवाजे ने सिर हिलाया, मतलब अपना फ्रेम हिलाया। हाँ, वही थे। उनके साथ मिलकर मैंने अनगिनत बड़े काम किए हैं। ये मिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और पूछा, पर दुनिया में इतने लोग हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? गेट ऑफ टाइम एंड स्पेस बोला, बहुत आसान है। पहला, तुम्हारे अंदर ह्यूमन एंसेस्टर की महक यानी उनकी ऑरा है। और दूसरा, तुम्हारे पास बॉल ऑफ टाइम एंड स्पेस है। ये मिंग को गुस्सा आ गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि उस झील के नीचे मिला कंकाल उसके किसी पूर्वज का ही था। तो तुम मुझसे मेरी बॉल ऑफ टाइम एंड स्पेस छीनना चाहते हो? दरवाजे ने जवाब दिया, मैं टूट चुका हूं और वो बॉल मेरी कमियों को पूरा कर सकती है। तुम्हारी अभी जो लेवल है, तुम उस बॉल की असली पावर को जगा भी नहीं सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। ये मिंग ने मोलभाव शुरू किया, तो तुम बस मेरी वो चीज़ उधार लेना चाहते हो? सिर्फ इतना ही नहीं, दरवाजे ने कहा, मुझे उन एंसेस्टर्स के कुछ ट्रेजर्स भी खोलने हैं। और उन तक पहुंचने के लिए उसी ब्लड लाइन के खून की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है। ये मिंग का दिल धक धक करने लगा। पुरखों का खजाना, तो मुझे इसमें से क्या मिलेगा? गेट ऑफ टाइम एंड स्पेस बड़ी दरियादिली से बोला, जो चीज़ें मुझे खुद को ठीक करने के लिए चाहिए, उन्हें छोड़कर बाकी सब तुम्हारा। मेरे लिए उन खजानों की कोई कीमत नहीं है। ये मिंग ने राहत की सांस ली और हाथ मिला लिया। दरवाजे ने बिना वक्त गंवाए उसे एक छोटे से ट्रेजर की ओर ले जाने का फैसला किया, जिसे उसके पूर्वजों ने अपनी जवानी के दिनों में छिपाया था। हालांकि दरवाजे को खुद नहीं पता था कि अंदर क्या है, पर ये मिंग बहुत उत्साहित था। उसने अपना बॉल ऑफ टाइम एंड स्पेस दरवाजे को दे दिया। दरवाजे ने उसे निगल लिया और अचानक उसके चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी फैल गई। दरवाज़ा जोर से हंसा, शानदार! अब मेरी 1% ताकत वापस आ गई है। अब मैं न सिर्फ अलग अलग डायमेंशंस में जा सकता हूँ, बल्कि वक्त में भी 15 मिनट आगे या पीछे जा सकता हूँ।
ये मिंग हैरान रह गया, क्या तुम अब टाइम में भी सफ़र कर सकते हो? दरवाजे ने बताया कि आमतौर पर जो गॉड्स वक्त में सफ़र करते हैं उनकी ताकत 10% से भी कम रह जाती है, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इसके पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। चलो अब देर मत करो, चलते हैं। एक झटके में सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल ये मिंग एक वीरान ग्रह पर था। ये ग्रह पत्थर और अंधेरे से भरा था। गेट ऑफ टाइम एंड स्पेस ने एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, खजाना इसके अंदर है। तुम अंदर जाओ, मैं बाहर इंतजार करूंगा। ये मिंग को थोड़ा शक हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? दरवाजे ने कहा, अंदर बहुत खतरनाक पाबंदियां प्रोहिबिशंस लगी होंगी। अगर मैं अंदर गया तो शायद फंस जाऊं। पर तुम्हारे पास एंसेस्टर ब्लड है, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये मिंग ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में बहुत सारे मलबे और पत्थरों को हटाते हुए वो अंदर गया। करीब 10 मील चलने के बाद उसके सामने एक पत्थर की दीवार आई जिस पर 81 खाने बने थे और हर खाने में एक रून बना था। ये एक पेचीदा पहेली थी, पर ये मिंग अपनी 8 युआन कैलकुलेशन की मदद से उसे सुलझाने में कामयाब रहा। जैसे ही पहेली सुलझी, दीवार हट गई और एक रास्ता सामने आया। आगे जाकर उसे एक विशाल खून के रंग का दरवाज़ा दिखा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया और तभी एक तेज़ रोशनी ने उसे घेर लिया। जब रोशनी कम हुई तो ये मिंग सन रह गया। वो एक बड़े गोल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसके चारों तरफ हज़ारों अजीबोगरीब एलियंस बैठे थे जो उसे घूर रहे थे। अरे, ये अजीब सा जानवर कहाँ से आ गया? अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ। वो एलियंस आपस में बातें कर रहे थे। ये मिंग समझ गया कि वो किसी गलत जगह आ फंसा है। ये शायद इन एलियंस का कोई अखाड़ा या मनोरंजन केंद्र था। तभी एक लाल चोगे वाले एलियन ने हवा में उड़ते हुए ऐलान किया, मेरे प्यारे मेहमानों, घबराए मत। हर कुछ दशकों में एक इंसान हमारे इस 8 मर्डर फील्ड्स में रहस्यमयी तरीके से प्रकट हो जाता है। पिछले 30,000 सालों में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है। उस मेज़बान ने ये मिंग की तरफ देखा, जिसके 6 कान थे और एक लंबी काली पूंछ थी। उसने बड़े ही अपमानजनक लहजे में पूछा, ए इंसान, तू कहाँ से आया है? ये मिंग चुप रहा, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो मेज़बान हंसा, लगता है इस तुच्छ इंसान को हमारी भाषा समझ नहीं आती। तो मेहमानों, आप क्या चाहते हैं? इस मामूली से इंसान के साथ क्या किया जाए? चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, इसे किसी खूंखार बीस्ट के सामने डाल दो। देखो ये हमें कितनी नफरत से देख रहा है, इसे सबक सिखाना ही होगा। मेज़बान ने हर तरफ से आ रहे शोर और मशवरों को ध्यान से सुना। फिर एक शैतानी हंसी के साथ चिल्लाया, मैंने तुम्हारी राय सुन ली है। यह इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी है, इसलिए इसे पुअर स्ट्रेंज बीस्ट यानी खूंखार चीची के हवाले कर दो। इसे जिंदा निगल जाने दो। ये मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने धरती पर एंशिएंट लेजेंड के तौर पर चीची का नाम सुना था, जो एक प्राचीन और बेहद खतरनाक बीस्ट माना जाता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भयानक शिकारी यहाँ असल में उसके सामने होगा। मेज़बान की आवाज़ गूंजते ही आसमान से लोहे का एक विशाल पिंजरा नीचे गिरा। उस पर एक काला कपड़ा ढका हुआ था। पिंजरे के गिरते ही एक चीख सुनाई दी, वाह! पिंजरा खुला और काले साए की तरह एक चीज़ बिजली की रफ्तार से ये मिंग की ओर लपकी। बहुत तेज़ है। ये मिंग दंग रह गया। उसने अपनी बॉडी को झटके से एक तरफ किया और बाल बाल बचा। उस शिकारी की रफ्तार भले ही तेज़ थी, पर ये मिंग उसे साफ देख पा रहा था। वो दिखने में एक बाघ जैसा था, पर कद काठी उससे कहीं बड़ी थी। उसके कंधे पर लोहे की तरह मजबूत 2 पंख थे, जो चमगादड़ के पंखों जैसे लग रहे थे। उसके मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही थी और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके पंजे इतने धारदार थे कि जब उसने ज़मीन को खुरचा, तो वह कठोर पत्थर पनीर की तरह कट गया। जैसे ही उस बीस्ट ने हमला किया, ये मिंग ने उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लिया। धरती पर इसके बारे में जो डरावनी बातें सुनी थीं, ये वैसा ही था। इसकी कल्टिवेशन करीब वशेंग के शिखर और फैशन रेल्म के बीच की थी। देखा जाए तो ये मिंग अभी सिर्फ वुजुन रेल्म पर था, इसलिए वहां मौजूद बाकी एलियंस को लगा कि ये मिंग का मरना तय है। मार डालो इसे। चारों तरफ बैठे एलियंस पागल होकर चिल्लाने लगे। वे उस खूंखार जानवर की हौसला अफजाई कर रहे थे। ये एलियंस बड़े ही क्रूर थे, वे हर रोज़ इस जानवर को खिलाने के लिए 1 दर्जन इंसानों की बलि देते थे। उनके लिए एक इंसान को जानवर द्वारा खाया जाते देखना सबसे बड़ा मनोरंजन था। चीची के मुंह से टपकी लार की एक बूंद ये मिंग पर गिरी, जिससे भयंकर बदबू आ रही थी। ये मिंग ने नाक सिकोड़ी। उसने इस दानव की चालें समझ ली थीं, अब भागने की ज़रूरत नहीं थी।
बस एक सही वार काफ़ी था। लेकिन तभी अचानक अखाड़े में ऊपर से एक छोटी बच्ची को फेंका गया। वो मुश्किल से 3-4 साल की होगी, बिल्कुल दुबली पतली और कमज़ोर। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस बेबसी, डर और गहरी नफरत थी। उस मासूम को देख भीड़ में जोश और बढ़ गया। ये मिंग बिजली की तरह बच्ची की तरफ लपका और उसे हवा में ही गोद में थाम लिया। पर चीची तो इसी मौके की फिराक में था। जैसे ही ये मिंग ने बच्ची को पकड़ा, उस बीस्ट ने अपने खूंखार पंजों से ये मिंग की पीठ पर वार किया। अगर यह वार लग जाता तो ये मिंग के शरीर के चिथड़े उड़ जाते। डरना मत, ये मिंग ने मुड़कर देखे बिना उस बच्ची से धीरे से कहा। उसने अपना हाथ हवा में लहराया। उसके हाथ में एक भयानक पावर और आकर्षण शक्ति, अट्रैक्टिंग पावर थी। जैसे ही चीची के पंजे उसे छूने वाले थे, उस जानवर को लगा कि उसकी सारी ताकत गायब हो गई है। वो अजीब तरीके से ये मिंग के इर्द गिर्द घूम गया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। धमाका! पत्थर का फर्श चकनाचूर हो गया और कंकड़ पत्थर हवा में उड़ने लगे। लेकिन चीची की वाइटैलिटी यानी जान बहुत सख्त थी। इस चोट ने उसे घायल करने के बजाय और भी ज़्यादा पागल और हिंसक बना दिया। ये मिंग बड़े ही आराम से ज़मीन पर उतरा। उसने उस खूंखार जानवर की तरफ देखा भी नहीं और बच्ची से प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने ये मिंग को ऐसे देखा जैसे कोई अपना मिल गया हो। भैया, मेरा नाम मियाओ है। मियाओ, क्या तुम्हें इस राक्षस से डर लग रहा है? ये मिंग ने उसकी तरफ इशारा किया। बच्ची ने मासूमियत से सिर हिलाया, हाँ भैया, डर लग रहा है। ये मिंग मुस्कुराया, सच तो ये है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं अभी इसे तमीज़ सिखाता हूँ। तुम यहीं खड़े होकर देखो, ठीक है? बच्ची ने हौसले के साथ सिर हिलाया, भैया, संभल के। ये मिंग अब धीरे धीरे उस दानव की तरफ बढ़ने लगा। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। वहां बैठे एलियंस की सांसें अटक गईं। उनकी समझ के हिसाब से ये मिंग की कल्टिवेशन इतनी नहीं थी कि वो चीची का मुकाबला कर सके। चीची अपनी रफ्तार और कभी न खत्म होने वाली जान के लिए मशहूर था। पर हकीकत ने सबके होश उड़ा दिए। ये मिंग खड़ा रहा और वो जानवर दहाड़ता हुआ उसके पास आया। 5 कदम, 3 कदम, और जब ये मिंग बिल्कुल सामने आ गया तब भी वो शांत था। चीची को लगा कि यह इंसान पागल है। क्या ये उसे मुक्का मारेगा? उसके शरीर की खाल स्केल्स इतनी मजबूत थी कि मुँह के तो क्या, वो किसी भी हमले को सोख सकती थी। तू बस एक जानवर है। इंसानों को देखकर तुझे डरना चाहिए, उन्हें खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, समझे? ये मिंग ने हाथ बढ़ाकर उस दानव की नाक पर उंगली से इशारा करते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा। चीची गुस्से से पागल हो गया और उसने हमला करने के लिए मुंह खोला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ये मिंग की उंगलियों से 2 तेज स्वॉर्ड लाइट निकली और सीधे उसकी आंखों में जा धंसी। चाहे उसकी खाल कितनी भी मजबूत हो, आंखें तो नाजुक ही थीं। वो दर्द से बुरी तरह बिलबिला उठा। ये मिंग ने अपने सेक्रेड फिंगर का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वो दानव चीखने लगा, ये मिंग के हाथ में उसकी जादुई रुई स्टिक आ गई। उसने बिना सोचे समझे एक जोरदार प्रहार किया। भले ही चीची की खाल ताकत सोख लेती थी, पर ये मिंग एक मार्शल आर्ट सुप्रीम था। उसने माउंटेन अक्रॉस माउंटेन की तकनीक इस्तेमाल की, जिससे प्रहार की चोट खाल को पार कर सीधे अंदरूनी अंगों इंटरनल ऑर्गन्स पर लगी। एक ही झटके में वो दानव दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। मज़ा आ रहा है या नहीं? ये मिंग ने एक और वार किया और चिल्लाया। चीची ने आखिरी बार दहाड़ मारी और ये मिंग को काटने की कोशिश की। ये मिंग ने ठंडी हंसी के साथ अपनी रुई स्टिक को उसके गले के अंदर घुसा दिया। बढ़ जाओ, ये मिंग के कहते ही वो छड़ी अंदर ही अंदर लंबी और नुकीली हो गई और फिर एक विशाल गदा मेस में बदल गई। उसने छड़ी को अंदर ही अंदर तेजी से घुमाया। कुछ ही सेकंड में उस जानवर के सारे अंदरूनी अंग कीमा बन गए। नाक और मुंह से खून और मांस के लोथड़े बाहर आने लगे। कुछ ही पलों में वो ताकतवर बीस्ट ढेर हो गया। ये मिंग ने अपनी छड़ी समेटी और ऊपर बैठे दर्शकों की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखा। अखाड़े में मौत जैसा सन्नाटा था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मामूली इंसान इस कदर तबाही मचाएगा। नीच इंसान, तूने कुछ चालाकी तो दिखाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू जीत गया, मेज़बान ने कड़कती आवाज़ में कहा। अब हमारे असली योद्धा नीचे आएंगे और तेरा अंत करेंगे। ये मिंग ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़े। उसने मियाओ को गोद में उठाया और कहा, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह भेज रहा हूँ। घबराना मत, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। उसने उसे अपने डैक्सिया रिंग के अंदर सुरक्षित भेज दिया। ये मिंग सोचने लगा, क्या मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे यहाँ किसी मकसद से भेजा है? क्या यह मेरा इम्तिहान है?
तभी उसके सामने एक नया दुश्मन आकर खड़ा हो गया। यह एक पक्षी जैसा दिखने वाला एलियन था, जिसकी मांसपेशियां लोहे जैसी थीं और पंख धातु की तरह चमकदार और पैने थे। इसकी कल्टिवेशन फैशन सेकंड रेल्म पर थी। इंसान, तेरे हाथ में थोड़ी सफाई है। तुझे मारने में मजा आएगा, उस पक्षी मानव ने घमंड से कहा। ये मिंग ने शांति से जवाब दिया, तू भी ठीक ठाक लग रहा है। तुझे मारने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। जुबान बहुत चलती है तेरी। अभी उसने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि ये मिंग अपनी किलिंग स्टेप के साथ उसके पास पहुंच गया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा। वो पक्षी मानव बचने के लिए पीछे हटा, पर उसे नहीं पता था कि ये मिंग ने धोखे से नीचे अपनी रुई स्टिक एक बारीक सुई की तरह खड़ी कर दी थी। जैसे ही वो पीछे कूदा, वो सुई उसके शरीर के सबसे नाजुक हिस्से क्रिसैंथेमम फ्लावर में जा धंसी। आहह! एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो योद्धा जमीन पर लौटने लगा। ये मिंग हंसा, कैसा लग रहा है? क्या मैं इसे और बड़ा कर दूं? कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बड़े हो जाओ, ये मिंग ने छड़ी को आदेश दिया। अचानक वो योद्धा अंदर से फूलने लगा और उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फूल गया। तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना? चल, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। धमाका! उस योद्धा का शरीर गुब्बारे की तरह फट गया। मांस और खून के लोथड़े चारों तरफ बिखर गए। ये मिंग ने बड़े आराम से अपनी छड़ी साफ की। भीड़ पागल हो गई। उन्होंने आज तक इतना खूंखार और बेरहम इंसान नहीं देखा था। ये मिंग ने अपनी छड़ी अखाड़े की तरफ तानी और ललकारा, तुम में से और कौन अपनी मौत को दावत देना चाहता है? नादान इंसान, तुझे लगता है कि इतनी ताकत से तू शाही परिवार बैंड रॉयल को चुनौती दे सकता है? एक बर्फीली आवाज़ गूंजी। सामने एक ऐसा एलियन खड़ा था जो बिल्कुल इंसान जैसा था, पर उसके कान नहीं थे। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। वो दुश्मन निर्वस्त्र था और उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी इंसान दंग रह जाए। उसके बॉडी पर वो अंगी नहीं थे जो एक आम इंसान के पास होते हैं। उसका पूरा शरीर बिल्कुल सपाट और बेहद अजीब था। ये मिंग की नज़रें अनजाने में उसके शरीर के निचले हिस्से पर गईं और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने चुटकी लेते हुए पूछा, अरे भाई, तुम्हारे पास तो वो चीज़ ही नहीं है। तुम आखिर नर हो या मादा? उस एलियन की आंखों में नफरत भर गई। उसने बड़ी हिकारत से कहा, जाहिल। उसे शायद ये मिंग के घटिया सवाल का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ लगा। लेकिन ये मिंग जानता था कि मजाक अपनी जगह है और जंग अपनी जगह। सामने खड़ा यह एलियन कोई मामूली योद्धा नहीं था। इसकी पावर कम से कम टीएन ट्रिपल रेल्म के बराबर थी। इस लेवल के दुश्मन को हराना लोहे के चने चबाने जैसा था। उस एलियन ने अपने दोनों हाथ सीने पर क्रॉस किए और ये मिंग को घूरते हुए बोला, इंसान, तेरी मौत अब मेरे सामने खड़ी है। धमाका! जैसे ही उसने पैर पटका, उसके नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। वो खुद किसी तोप के गोले की तरह ये मिंग की तरफ लपका। रफ्तार भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसका दबाव यानी मोमेंटम ऐसा था कि जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। ये मिंग डरा नहीं। उसने एक लंबी दहाड़ मारी, मौत तो तेरी आएगी कमीने। उसने भी जमीन पर जोरदार लात मारी और सीधे उससे टकराने के लिए बढ़ गया। अखाड़े के बीचों बीच दो साए बिजली की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। हवा में ही हजारों मुक्के चलने लगे। हर मुक्का एक दूसरे से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। डूम डूम डूम। पलक झपकते ही ये मिंग ने हजारों प्रहार किए। उसने महसूस किया कि उस एलियन की शारीरिक ताकत भले ही उससे कम थी, लेकिन उसके अंदर कोई जादुई डिवाइन पावर थी जो उसके प्रहारों को ये मिंग के बराबर घातक बना रही थी। मुंह बरसाते हुए ये मिंग ने मन ही मन सोचा, इसे हराना इतना आसान नहीं होगा, ये काफ़ी समझदार और चालाक है। उसने अपनी रफ्तार और पावर को और बढ़ा दिया, जिससे उस एलियन को संभलने का मौका ही न मिले। तभी ये मिंग ने चुपके से अपने अंदर मौजूद वज्र रैट सीओ गैंग से संपर्क किया। सीओ गैंग, अपनी ताकत मेरे अंदर डालो। वज्र रैट ने जवाब दिया, मालिक, आपकी सहनशक्ति तो बेमिसाल है। मैं अपनी ताकत आपको दे सकता हूं, पर आपको कितनी चाहिए? ये मिंग ने कहा, मेरी ताकत से 10 गुना नीचे तक मैं संभाल सकता हूं। लेकिन सुरक्षा के लिए मुझे अपनी ताकत का सिर्फ 8 गुना हिस्सा दो। एक लॉन्जेविटी रेल्म के बीस्ट के लिए अपनी ताकत का 8 गुना देना किसी तिनके को हटाने जैसा आसान था। अगले ही पल ये मिंग को महसूस हुआ कि उसके बॉडी में एनर्जी का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। उसने तुरंत अपनी डार्जनली को जगाया और इस बेहिसाब ताकत को मुट्ठी में कैद कर लिया। करीब 7-8 मिनट बाद जब ये मिंग पूरी तरह तैयार हो गया, तो सामने वाले एलियन ने झल्लाकर चिल्लाया, अब खत्म हो जा।
उसकी ताकत और रफ्तार अचानक दोगुनी हो गई। उसे लगा कि वो ये मिंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन ठीक उसी वक्त ये मिंग ने वज्र से मिली 8 गुना ताकत को रिलीज कर दिया। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसके मुक्के के पास की स्पेस मुड़ गई, डिस्टॉर्टेड, ऐसा लगा जैसे वक्त ही पीछे मुड़ गया हो। वो एलियन खौफ से भर गया। उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये मिंग के मुक्के ने शून्य यानी वॉइड को फाड़ दिया। उस एलियन की बॉडी अंतरिक्ष की उन लहरों में फंसकर सीधे गैस बन गई। जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं बची, वो वहीं हवा में फना हो गया। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक हड़कंप मच गया। एलियंस पागल हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? एक मामूली इंसान ने हमारे ट्रिपल रेल्म के योद्धा को मार डाला। इसे मार डालो, भीड़ से आवाज आए और सारे एलियंस दहाड़ते हुए ये मिंग की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी आसमान से एक सफ़ेद रोशनी, वाइट लाइट उतरी और ये मिंग को वहां से गायब कर दिया। जब ये मिंग के पैर दोबारा जमीन पर टिके तो उसने खुद को एक विशाल गुफा के अंदर पाया। वहां का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। गुफा के अंदर सैकड़ों इंसान फटे पुराने कपड़ों में थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के सब। और उनके पास कुछ खूंखार एलियंस हाथ में कोड़े लिए खड़े थे, जो जरा सी सुस्ती दिखाने पर उन मासूमों को बेदर्दी से पीट रहे थे। ये इंसान चींटियों की तरह अपनी पीठ पर टोकरियां लादकर जमीन से पत्थर निकाल निकाल कर ऊपर ले जा रहे थे। अरे, यह नया गुलाम कहाँ से आ गया? एक सुपरवाइजर की नज़र ये मिंग पर पड़ी। ये मिंग ने तुरंत भांप लिया कि ये एक खदान माइन है जहां इंसानों को गुलाम बनाकर रखा गया है। उसने बिना देरी किए पास पड़ी एक टोकरी उठाई और चुपचाप काम में लग गया। उसकी फुर्ती देखकर सुपरवाइजर वापस लौट गए। ये मिंग भीड़ के साथ एक टेढ़ी मेढ़ी सुरंग के अंदर गया। वहां लोग अपनी पीठ पर भारी पत्थर लाद कर ला रहे थे। ये मिंग ने एक पत्थर उठाकर देखा, वो लोहे से भी कई गुना भारी था और उसकी बनावट बहुत सख्त थी। हो, ये तो कोई धातु का अयस्क मेटल और लग रहा है, उसने हिसाब लगाया। तभी उसके बगल में एक जवान लड़का दिखा, जिसका चेहरा धूल और गंदगी से इतना भरा था कि पहचानना मुश्किल था। ये मिंग ने उससे पूछा, भाई, ये पत्थर किस चीज़ के हैं? उस लड़के ने हैरानी से ये मिंग को देखा, शायद इसलिए क्योंकि ये मिंग का चेहरा बहुत साफ था। क्या तुम यहाँ नए आए हो? मुझे तो यहाँ आए ज़माना हो गया। उसने आगे बताया, ये टियानजिन माइन है। इन पत्थरों से टियानजिन निकाला जाता है। टियानजिन? ये मिंग दंग रह गया। यह एक बेहद कीमती धातु थी। टियानजिन के एक बड़े टुकड़े की कीमत कम से कम 100 लॉन्जेविटी कॉइन्स होती थी। ये मिंग ने चालाकी से पूछा, इतनी कीमती चीज़ है तो ये एलियंस हम इंसानों पर भरोसा कैसे कर लेते हैं? लड़के ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं पता। ये पत्थर बहुत खास हैं, इन्हें किसी भी स्टोरेज टूल जैसे जादुई अंगूठी में नहीं रखा जा सकता। और इन्हें छूने से इंसान की उम्र कम होने लगती है। इसीलिए ये राक्षस हमसे ये काम करवाते हैं। ये मिंग ने चुपके से एक पत्थर अपनी साधारण स्टोरेज रिंग में डालने की कोशिश की, वो फेल हो गया। लेकिन जब उसने उसे अपने ग्रेट समर रिंग डैक्सियर रिंग में डाला तो चमत्कार हो गया। वो पत्थर अंदर चला गया। असल में डैक्सियर रिंग कोई मामूली अंगूठी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड था। ये मिंग की आंखों में चमक आ गई। अब उसने बोलना बंद किया और चुपचाप काम करने लगा। वो पत्थरों को टटोलता और अपनी जादुई सेंस से पता लगा लेता कि किस पत्थर में टियानजिन है। पास में एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे काम कर रहे थे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, संभल कर, अपनी ताकत मत दिखाओ, वरना ये राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। ये मिंग ने पूछा, बाबा, आप यहाँ कब से हैं? पता नहीं, शायद 30-40 साल हो गए, बूढ़े ने आह भरी। ये मिंग ने गौर किया कि खदान बहुत बड़ी है और हर 3-5 साल में यहाँ से माल बाहर भेजा जाता है। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने बड़े बड़े टियानजिन पत्थरों को उठाना शुरू किया, पर उन्हें टोकरी में डालने के बजाय चुपके से अपनी डैक्सियर रिंग के अंदर गायब करने लगा। ऊपर दिखाने के लिए वो बस छोटे मोटे पत्थर टोकरी में रखता। ऊपर जाते वक्त वो इतना तेज होता कि दूसरों की टोकरी से भी छोटे छोटे कीमती पत्थर अपनी अंगूठी में सरका देता। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। खदान के ऊपर एक विशाल गड्ढे में सारे पत्थर जमा किए जा रहे थे। वहां कुछ ताकतवर इंसान पत्थरों की छटाई कर रहे थे। ये मिंग ने 3 दिनों तक यही किया, गुलाम बनकर रहा, पर धीरे धीरे उसने लाखों का माल अपनी अंगूठी में भर लिया। तीसरे दिन वो उस आदमी के पास गया जो पत्थरों की छटाई कर रहा था और थका हुआ लग रहा था। भाई, तुम थक गए हो? कुछ दिन मैं तुम्हारी जगह काम कर लेता हूँ।
उस आदमी ने ये मिंग को देखा और पूछा, छोटे भाई क्या तुम इतने भारी पत्थर उठा पाओगे? ये मिंग ने फौरन एक भारी पत्थर उठाकर दिखाया। वो आदमी खुश हो गया, ठीक है तुम कुछ दिन संभालो, मैं आराम करके आता हूँ। खदान में गुलाम अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे, इसलिए सुपरवाइजरों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। ये मिंग का जाल अब बिछ चुका था। वो सिर्फ खजाना ही नहीं लूट रहा था, बल्कि उसने कसम खाई थी कि वो इन हजारों मासूमों को यहाँ से आज़ाद करा के टियन्यून कॉन्टिनेंट ले जाएगा। ये मिंग को एक भारी भरकम आदमी बिग मैन के साथ काम पर लगाया गया है। वो बड़ा आदमी ऊपर जाता है ताकि और को ज़मीन के ऊपर पहुंचा सके, और नीचे ये मिंग सारा माल संभालने का नाटक कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मिंग कोई मामूली मजदूर नहीं है। उसके पास है डैक्सियर रिंग, एक ऐसा ट्रेजर जिसमें वो कुछ भी छुपा सकता है। यहाँ ये मिंग अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है, जिसे वो कहता है आसमान चुराकर दिन बदल देना। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे असली गोल्ड ओर को अपनी डैक्सियर रिंग में ठूसने लगता है और उसकी जगह साधारण पत्थरों को ऐसे सजा देता है कि किसी को शक भी न हो। आप यकीन नहीं करेंगे, इस खदान में पिछले 4 सालों से गोल्ड ओर जमा किया जा रहा था। यह कोई छोटा मोटा माल नहीं, बल्कि एक एम्परर की पूरी सल्तनत खड़ी कर देने वाला खजाना था। अगले 3 महीनों तक ये मिंग ने खुद को इस काम में झोंक दिया। वो बड़े आदमी को बार बार मना कर देता कि नहीं भाई तुम आराम करो, नीचे का काम मैं संभाल लूँगा। वो बड़ा आदमी तो बेचारा भावुक हो गया, उसे लगा ये मिंग कितना नेक दिल है। वो उसे एक्स्ट्रा खाना भी देने लगा, क्योंकि ऐसे भारी फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम में एनर्जी बहुत लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो शरीफ समझ रहा है, वो एलियन सुपरवाइजर्स की आंखों में धूल झोंककर उनकी पूरी तिजोरी साफ कर रहा है। 3 महीने बीतते बीतते पहाड़ जैसा दिखने वाला ओर का ढेर अब सिर्फ नाम का गोल्ड था, असल में वो सिर्फ बेकार पत्थर थे। जब तक कोई उसे वजन न करे, कोई पकड़ नहीं सकता था। और उन घमंडी एलियंस ने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मामूली इंसान ऐसी हिमाकत कर सकता है। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है। ये मिंग वापस नीचे जाता है और अपने नन्हे साथी शाओबाओ ट्रेजर हंट रैट को बाहर निकालता है। वो कहता है, लिटिल ट्रेजर जल्दी से असली माल ढूंढो, हमारे पास समय कम है। शाओबाओ अपनी नन्ही उंगलियों से बाईं तरफ इशारा करता है, एक ऐसा इलाका जहां अभी तक खुदाई नहीं हुई थी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि एलियन सुपरवाइजर्स हर तरफ घूम रहे थे। लेकिन ये मिंग के पास है रूई रोब्स। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके छुपते छुपाते उस डिजर्टेड एरिया में पहुंच जाता है। अचानक शाओबाओ चीखता है और ये मिंग के सामने 100 मीटर ऊंचा पारदर्शी पत्थर खड़ा होता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं था, ये था हाई प्योरिटी स्काई गोल्ड ओर। उसकी चमक देखकर ये मिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका वज्र स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर भी बाहर आ गया और चिल्लाया, मास्टर ये तो बेमिसाल है। इसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा है कि शायद इसीलिए एलियंस इसे काट नहीं पाए और यहीं छोड़ दिया। ये मिंग जोर से हंसा और बोला, अब यह मेरा है। उसने जैसे ही उसे छुआ, वो भारी पत्थर गायब होकर सीधे उसकी डैक्सियर रिंग में चला गया। बाहर जितना भी गोल्ड था, यह अकेला पत्थर उन सब का 10 गुना था। ये मिंग ने वहीं एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे रिफाइन करना शुरू किया। उसकी पावर इतनी मिस्टरी और इन्फिनिट थी कि उसने पल भर में उस धातु की स्ट्रक्चर बदल दी। दोस्तों, हिसाब लगाने पर पता चला कि सिर्फ उस एक पत्थर की कीमत 1 ट्रिलियन लॉन्ग लिव्ड कॉइन्स थी। यानी ये मिंग अब इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आ चुका था। तभी उसका वफादार डोंकी कॉन्ग वज्र कहता है, मास्टर अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। ये मिंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, निकलना तो है, लेकिन पूर्वजों एंसेस्टर्स ने मुझे यहाँ सिर्फ अमीर बनने नहीं भेजा था। वो चाहते थे कि मैं अपनी ह्यूमन रेस की तकलीफ़ों को देखूं, ताकि मेरे अंदर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की आग जलती रहे। अब समय था एक्शन का। ये मिंग वापस भीड़ में आता है। वहाँ के सबसे ताकतवर एलियन सुपरवाइजर की रैंक फैशन याजोंग थी। लेकिन ये मिंग के लिए वो किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं थे। उसने चिल्लाकर कहा, शाओ गैंग शुरू हो जाओ। एक जोरदार धमाका हुआ। ये मिंग की बैटल ऑरा और वज्र की पावर ने पूरे इलाके को लॉक कर दिया। जितने भी एलियंस थे, उनकी बॉडी पत्थर जैसी जम गई और अगले ही पल वो सब बम की तरह फट गए। खून की नदियां बह गईं, पर ये मिंग के पास रुकने का वक्त नहीं था। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और खदान में फंसे सभी इंसानों को अपनी डैक्सियर रिंग में सुरक्षित रख लिया। जैसे ही वो वहां से निकला, एक भयानक पावर वहां पहुंची। वो कोई लॉन्जेविटी रेल्म का योद्धा था। अगर ये मिंग एक सेकंड की भी देरी करता तो पकड़ा जाता।
पीछे से उस एलियन की दहाड़ सुनाई दी, किसने मेरा गोल्ड चुराया। पर तब तक ये मिंग एक पोर्टल के जरिए गायब हो चुका था। अगले ही पल ये मिंग एक सुनसान प्लैनेट पर था। उसके सामने एक विशाल दरवाजा खुला। अंदर एक खाली टेम्पल था जहां 24 साइक फिगर्स हवा में अपनी सॉर्ड्स लिए खड़े थे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, बच्चे, तुमने इंसानों की दुर्दशा देख ली है। हम उनके लिए जानवरों से बढ़कर कुछ नहीं हैं। मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई बेंडिंग स्काई स्वॉर्ड टेक्निक सौंप रहा हूँ। इसे सीखो और अपनी नस्ल का भविष्य बदलो। वो 24 साए नाचने लगे। उनकी स्वॉर्ड इंटेंट इतनी घातक और पेचीदा थी कि ये मिंग जैसा जीनियस भी दंग रह गया। घंटों तक वो उन्हें देखता रहा और अंत में वो सारी परछाइयाँ एक होकर ये मिंग के नॉलेज ऑफ द सी सोल में समा गईं। ये स्वॉर्ड टेक्निक इतनी महान थी कि इसके सामने 5 एलिमेंट्स जैसी बड़ी टेक्निक्स भी फीकी थीं। जब ये मिंग वापस अपनी दुनिया में आया तो उसका 8 स्टार बैटलशिप वहां खड़ा था। वुकियानिंग और ल्यूपियोपियाओ उसे देखते ही भड़क गईं, तुम 4 महीने से कहाँ थे? ये मिंग मुस्कुराया और उन्हें अपनी सलामती का यकीन दिलाया। तभी उसे खबर मिली कि बाहर की दुनिया में कोहराम मचा है। 5 एलिमेंट्स और डीमंस के बीच जंग छिड़ गई है और एलियंस आपस में टियनजिंग गॉड्स विल वाला खजाना के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये मिंग को उनकी लड़ाई से क्या? उसके पास तो अब इतना गोल्ड था कि वो खुद की एक पूरी सिविलाइजेशन खड़ी कर सकता था। माशांचाओ ने सुझाव दिया, मास्टर, वो सिविलाइजेशन को जहाज़ों के लिए गोल्ड की बहुत ज़रूरत है। हम इसे वहाँ 20% ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। ये मिंग ने सिर हिलाया। अब उसके पास पावर थी, वेल्थ थी और एक ऐसी एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक थी जो आसमान को भी झुका सकती थी। अब वक्त था गुलाम से लेजेंड बनने का। ये मिंग ने उन हज़ारों मजदूरों को आज़ाद कराया था। माशांचाओ पर पूरा भरोसा करते हुए ये मिंग सारा टियानजिन उसे सौंप देता है। फिर वो अपनी डैक्सिया रिंग से उन 10,000 लोगों को बाहर निकालता है जिन्हें उसने उस नरक जैसी खदान से बचाया था। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, उनकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज़ाद हो चुके हैं। ये मिंग उनके सामने खड़ा होता है और बड़े ही शांत लहजे में कहता है, मेरा नाम ये मिंग है। आज से तुम लोग स्लेव्स नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बसाऊंगा जहां कोई जुल्म नहीं होगा और तुम अपनी आज़ादी से जी सकोगे। ये सुनते ही लोग उसके पैरों में गिर पड़े, उनकी सिसकियां गूंज उठीं। ये मिंग ने फैसला किया कि वो इन 10,000 लोगों के लिए एक नया गांव बसाएगा और उन्हें ज़रूरत का सारा सामान और पैसा खुद देगा। सबको सेटल करने के बाद ये मिंग गेट ऑफ टाइम एंड स्पेस के पास पहुंचता है और कहता है, हमें वापस टियन्यूंग कॉन्टिनेंट जाना है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन वो पोर्टल नखरे दिखाने लगता है, बिना कोऑर्डिनेट्स के मैं कहीं नहीं जा सकता। ये मिंग थोड़ा सोचता है और उसे याद आता है कि 5 एलिमेंट्स गॉड्स ने हेवन डेमन कॉन्टिनेंट पर एक टेलीपोर्टेशन अरे बनाया था। हालांकि वो टूटा हुआ था, पर गेट ऑफ टाइम एंड स्पेस ने अपनी शक्ति से कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। अगले ही पल 8 स्टार बैटलशिप गायब होता है और सीधा टियन्यूंग कॉन्टिनेंट के एक सुनसान रेगिस्तान में प्रकट होता है। यह इलाका वीरान था, इसलिए यहाँ किसी दुश्मन सेना का डर नहीं था। ये मिंग को पास ही में एक खूबसूरत ओएसिस यानी हरियाली वाला इलाका मिलता है। वो उन आज़ाद हुए लोगों को वहीं उतार देता है। माशांचाओ उनकी ज़रूरतों का सारा सामान जैसे औजार, मवेशी और फर्नीचर खरीद कर ले आता है। देखते ही देखते वहाँ एक खुशहाल गांव बसने लगता है। जाने से पहले ये मिंग उन्हें मार्शल आर्ट्स की कुछ बेसिक टेक्निक्स भी सिखाता है ताकि आने वाली नस्लें अपनी रक्षा खुद कर सकें। अभी वो वहाँ से निकल ही रहा था कि वो सिविलाइजेशन की तरफ से खबर आती है। वो ये मिंग के गोल्ड ओर के लिए एक ज़बरदस्त कीमत देने को तैयार थे। हिसाब लगाने पर पता चला कि ये मिंग के पास मौजूद माल की कुल कीमत 170 बिलियन चैंगशिंग कॉइन्स थी। पलक झपकते ही ये मिंग के पास 2 मिलियन इटर्नल कॉइन्स और अरबों की दौलत आ जाती है। अभी ये मिंग इस दौलत का जश्न मना ही रहा था कि प्रिंसेस जाओयू की दी हुई रिंग में हलचल होती है। उस रिंग के अंदर अचानक से कीमती स्पिरिचुअल फ्रूट्स की खेप आ जाती है। इसमें जिनसेंग फ्रूट, रेन्यूंग फ्रूट और सबसे कीमती टियन्यूंग फ्रूट शामिल थे। प्रिंसेस ने कोई कीमत नहीं बताई थी, वो बस ये मिंग को आजमा रही थी कि क्या वो ईमानदारी से उसे पैसे देता है या नहीं। ये मिंग ने चतुराई दिखाई और एक सही प्राइस लिस्ट बनाकर 700 मिलियन चैंगशिंग कॉइन्स उसे भेज दिए। प्रिंसेस इतनी खुश हुई कि उसने थैंक यू नोट के साथ ऐसे ऐसे दुर्लभ फलों की लिस्ट भेज दी जो टियन्यूंग में पैसों से भी नहीं खरीदे जा सकते थे। अब ये मिंग के पास दौलत और संसाधनों का अंबार लग चुका था। उसने अपनी साथी वुकियानिंग और ल्यूपियोपियाओ को बुलाया।
ल्यू पियोपियाओ थोड़ी चिढ़कर बोली, क्या अब हम अपनी कल्टिवेशन छोड़कर फल बेचेंगे? ये मिंग मुस्कुराया और उन्हें अर्थ का डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल समझाया। उसने कहा, यह मामूली धंधा नहीं है, इससे हम हर साल सैकड़ों अरबों कमाएंगे। जब ल्यू पियोपियाओ ने मुनाफे का हिस्सा सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये मिंग ने उन्हें 10-10 बिलियन का स्टार्टअप फंड दिया ताकि वो पूरे उत्तर और दक्षिण में अपना बाजार फैला सकें। सब कुछ सेटल करने के बाद ये मिंग वापस इमॉर्टल टेम्पल लौटता है। उसे पता चलता है कि जल्द ही 3 टेम्पल्स का महामुकाबला होने वाला है। जब वो अपने मास्टर सू बेजियन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि मुकाबले में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और उसके बाकी साथी बंद कमरों में पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं। सू बेजियन कहते हैं, ये मिंग, चुन्युंग और माइरो हॉल्स ने इस बार ऐसे जीनियस भेजे हैं जिनकी योग्यता शायद तुमसे भी ऊपर है। हमें अपनी इज्जत बचानी होगी। ये मिंग अपने साधना कक्ष में वापस आता है। उसने वुजुन के लेवल पर अपनी बॉडी और स्पिरिट को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। उसने 5 टर्न्स ऑफ द गोल्डन बॉडी और 3 चेंजेस ऑफ द गॉड्स हासिल कर लिए थे। कायदे से उसे अब वुशेंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था, लेकिन उसे रह रहकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो अभी भी अधूरा है। ये मिंग इस वक्त गहरे सोच में डूबा हुआ है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, वुजुन के बाद अगला पड़ाव वुशेंग का है, जहां युआन शेन को बदलकर युआन यिंग का रूप लेना होता है। पैलेस मास्टर ने मुझे टेंजिन ट्रांसफॉर्मेशन जैसी महान तकनीक सिखाई है, जिससे मेरी वुजुन की पावर अपनी चरम सीमा यानी एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी है। फिर भी आखिर वो क्या चीज़ है जो मुझे ब्रेक थ्रू करने से रोक रही है? दिन बीतते गए। 1 दिन, 3 दिन, फिर 10 दिन और देखते ही देखते आधा महीना निकल गया। ये मिंग अपनी साधना में इतना खोया था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। तभी अचानक उसकी वज्र बीस्ट बाहर आए और पूछने लगी, मास्टर, आप इतनी गहरी चिंता में क्यों हैं? क्या कमी रह गई है? ये मिंग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि मुझमें अब भी किसी चीज़ की कमी है। इस पर वज्र ने एक ऐसी बात कही जिसने ये मिंग के होश उड़ा दिए। उसने कहा, मास्टर, अगर कोई कमी है तो आपको ज़बरदस्ती एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत के खिलाफ जाकर मिली पावर कभी सुख नहीं देती। ये सुनकर ये मिंग के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसने तालियां बजाते हुए कहा, हाँ, मैं 3 टेम्पल्स के चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जल्दबाजी कर रहा था। प्राचीन काल में तो लोग वुजुन, वुशेंग और वुशेन को एक ही बड़े मार्शल आर्ट्स रेल्म का हिस्सा मानते थे। जब वुजुन और वुशेंग का आधार एक ही है तो मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? अब ये मिंग का दिल और दिमाग एकदम शांत और साफ हो चुका था। उसने अपनी पूरी एनर्जी और युआनशन की शक्ति को एकाग्र किया। 1 दिन, 2 दिन, और फिर आधा महीना और बीत गया। अब उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बिना किसी रुकावट के बह रहा था। और तभी एक चमत्कार हुआ। ये मिंग के नॉलेज सी के अंदर उसका युआनशन अचानक बदलने लगा। उसकी क्वालिटी में ऐसा उछाल आया कि देखते ही देखते वो एक नन्हे से बच्चे यानी युआन यिंग के रूप में बदल गया और शांत होकर उसके भीतर सो गया। उस पल ये मिंग को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, लेकिन जब उसने गहराई से देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। लेकिन दोस्तों, ये मिंग अब वो पुराना ये मिंग नहीं रहा था। वो अब वुजुन नहीं, बल्कि एक असली ताकतवर वुशेंग बन चुका था। उसके शरीर से एक सेक्रेड ऑरा निकल रहा था जो सीधे उसके मार्शल आर्ट्स युआन यिंग से जुड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस युआन यिंग में ऐसी क्या खास बात है। तो सुनिए, युआनशन सिर्फ मानसिक शक्ति दे सकता है, लेकिन युआन यिंग उसे होली पावर यानी पवित्र शक्ति देता है। ये शक्ति युआनशन की तुलना में 10 गुना ज़्यादा ताकतवर और रहस्यमयी होती है। ये मिंग की पूरी स्ट्रेंथ और सोल एनर्जी अब एक साथ मिलकर होली पावर बन चुकी थी। ये मिंग ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो अब किसी को भी हरा सकता है। लेकिन जल्द ही ये एहसास शांत हो गया। तभी उसके सामने एक नन्हा सा बच्चा प्रकट हुआ, जो उसे देखकर शरारती अंदाज में आंखें झपका रहा था। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, नन्हे दोस्त, तो तुम ही मेरे युआन यिंग हो। देखने में तो थोड़े अजीब हो। उस नन्हे युआन यिंग ने उसे चिढ़ाने के लिए अपनी जीभ निकाली और पलक झपकते ही गायब होकर उसके नॉलेज सी में वापस चला गया। अभी ये मिंग स्मॉल होली प्लेस के स्टेज पर था। जब ये बच्चा बड़ा होकर ये मिंग जैसा दिखने लगेगा, तब वो ग्रेट होली प्लेस पर पहुंचेगा। अभी तो सफ़र बहुत लंबा था।
जैसे ही युआन यिंग बना, येमिंग की वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने अपनी टेंजीन ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से कल्टिवेट करना शुरू किया। युआन यिंग की मदद से उसने बड़ी आसानी से फोर्थ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल को पार कर लिया और उसकी होली पावर अब 1000 ड्रैगन्स की ताकत के बराबर पहुंच गई। ये करोड़ों अरबों पाउंड की ताकत थी जो किसी को भी थर्रा देने के लिए काफ़ी थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी ये मिंग बिल्कुल शांत था। उसने कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन उससे निकलने वाली डिवाइन पावर इतनी ज़्यादा थी कि पैलेस मास्टर सू बेजियन तुरंत वहां खींचे चले आए। जब ये मिंग ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सू बेजियान उसके सामने मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं। सू बेजियन खिलखिलाकर हंसे और बोले, तुमने मुझे निराश नहीं किया। इतनी जल्दी वू शेंग बन गए। और तुम्हारी ये डिवाइन पावर, ये तो अविश्वसनीय है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ये मिंग ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, ये सब आपकी सिखाई गई तकनीक का फल है, मास्टर। सू बेजियन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम इमॉर्टल स्पेस में जा सकते हो और वहाँ के महान पूर्वजों की इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हो। तुम्हारी ताकत अब किसी वैल्करी से कम नहीं है। अगर तुम्हें वो विरासत मिल गई तो 3 टेम्पल्स जीतना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। शायद तुम अगले टेम्पल मास्टर भी बन जाओ। ये मिंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। सू बेजियन ने अपना हाथ घुमाया और देखते ही देखते ये मिंग एक पोर्टल के जरिए इमॉर्टल स्पेस में पहुंच गया। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो नज़ारा अलग था, लेकिन इस बार उसे हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी ताकत महसूस हो रही थी। ये मिंग वहाँ अकेला था। चारों ओर सन्नाटा और खालीपन था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। गुस्से में आकर उसने अपनी रुई स्टिक उठाई और हवा में पूरी ताकत से प्रहार किया। बूम! धमाके के साथ वो खालीपन किसी पर्दे की तरह फट गया और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत नज़ारा आया। वो एक पहाड़ की तलहटी में खड़ा था। उसके सामने पत्थर की अनगिनत सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर बादलों तक जा रही थीं। चोटी पर एक पुरानी सी घास फूस की झोपड़ी दिखाई दे रही थी। ये मिंग समझ गया कि यही वो जगह है। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक दबाव महसूस हुआ। तो ये मेरी ताकत का इम्तिहान है। उसने मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसके 1000 ड्रैगन्स की ताकत वाले शरीर को भी भारीपन महसूस होने लगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। जैसे ही उसने 300 पहली सीढ़ी पर पैर रखा, शारीरिक दबाव अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह एक भयानक मेंटल प्रेशर यानी मानसिक हमले ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग को हथौड़ों से पीट रहा हो। ये मिंग ने तुरंत अपनी बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपने चारों ओर एक सुनहरा सुरक्षा कवच बना लिया। 600वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो गई। और जैसे ही उसने 600 पहला कदम रखा, उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव एक साथ टूट पड़े। वो दर्द से कराह उठा, उसके पैर डगमगाने लगे। क्या मैं ये कर पाऊंगा? उसके मन में डर बैठने लगा। सामने अभी भी सैकड़ों सीढ़ियां बाकी थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन तभी उसके अंदर की आग भड़की। यहाँ पूर्वजों की विरासत है। मैं हार नहीं मान सकता। जब तक सांस है, मैं आगे बढ़ूंगा। उसने एक और कदम बढ़ाया। दबाव 10% और बढ़ गया। वो धम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया, आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बस अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली हीरो वही है जो गिरकर उठना जानता है। ये मिंग ने दांत पीसते हुए, अपने हाथों के बल रेंगते हुए एक और सीढ़ी चढ़ी। उसे लगा था कि इस बार वो मर जाएगा, लेकिन अजीब बात थी। जैसे ही वो अगली सीढ़ी पर पहुंचा, सारा दबाव कम होने लगा। वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, उसे हल्का महसूस हो रहा था। और जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, तो सारा दबाव पूरी तरह गायब हो गया। ये मिंग हाफते हुए मुस्कुराया। वो समझ गया था कि ये सीढ़ियां सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इंसान की विलपावर यानी इच्छाशक्ति की परीक्षा थीं। पूर्वजों को पता था कि बिना मजबूत इरादों के महान शक्ति को संभालना नामुमकिन है। अब वो उस झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। क्या यही वो जगह है जहां उसे वो महान ट्रेजर मिलेगा? उसने झोपड़ी के दरवाजे पर झुककर प्रणाम किया। मास्टर, मैं ये मिंग आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसके स्टोरेज रिंग के अंदर से कुछ हलचल हुई।
उसने देखा कि एट किंग, वो रहस्यमयी चीज़ जो उसे हाउशन क्लैन से मिली थी, बाहर आने के लिए तड़प रही थी। ये मिंग ने उसे बाहर निकाला और चिढ़ते हुए कहा, तुम अब यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? क्या मेरा बैग फाड़ना चाहते हो? एट किंग ने अपनी टेढ़ी नज़रों से ये मिंग को देखा और भारी आवाज़ में बोला, लड़के, मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुलंद होगी कि तुम इंसानी पूर्वजों ह्यूमन एंसेस्टर्स की विरासत तक पहुँच जाओगे। बहुत खूब, ये मिंग ने तंज कसते हुए कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी एट किंग ने एक ऐसी बात कही जिसने ये मिंग को चौंका दिया। उसने कहा, तुम अब हाउशन के चेले नहीं रहे, इसलिए मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। लेकिन तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मैं तुम्हें जाते जाते कुछ बताना चाहता हूँ। ये मिंग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जा रहे हो? एट किंग ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, क्योंकि मुझे जो असल हुक्म ऑर्डर दिया गया था वो ये था कि मौका मिलते ही तुम्हें ख़त्म कर दूँ। ये मिंग इस वक्त हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने हाउशन एजुकेशन के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, इतना धन कमा कर दिया, और तुम बाहर आकर मेरा फल तो खाना चाहते ही हो, साथ ही मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कर रहे हो। तभी उसके सामने खड़ा एट किंग ही करके हंसने लगा। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी पावर सीमित है, लेकिन तुमने दौलत बेहिसाब बनाई है। अगर मैं भी एथ लॉर्ड होता तो मैं भी तुमसे ये सब छीनने के लिए लड़ता। ये मिंग ने अपनी आवाज़ को बर्फीला बनाते हुए पूछा, तो फिर तुमने मुझे अब तक ख़त्म क्यों नहीं किया? तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? एट किंग ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्योंकि अब हाउशन एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब वहाँ कोई ऐसा नहीं बचा जो मुझे काबू में रख सके, इसलिए अब मुझे उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी काबिलियत से बहुत प्रभावित हूँ और चाहता हूँ कि तुम और आगे बढ़ो। ये मिंग हैरान रह गया, हाउशन एजुकेशन में ऐसा क्या हो गया? आखिर बात क्या है? एट किंग ने दुखी होकर बताया, हाउशन गॉड का कत्ल कर दिया गया है। एक लॉर्ड गॉड ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब हर तरफ हाउशन की गद्दी हथियाने के लिए जंग छिड़ी हुई है। ये सुनकर ये मिंग के होश उड़ गए। हाउशन गॉड तो लोगों की आस्था और सोच से पैदा हुए गॉड हैं, क्या उनकी विरासत कोई और ले सकता है? और आखिर वो कौन है जिसमें हाउशन को मारने की इतनी पावर थी? एट किंग ने समझाया, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जब तक इंसानी दिल जिंदा है, हाउशन दोबारा रिइंकार्नेशन लेंगे, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इस बीच कोई भी उनकी गद्दी संभाल सकता है। उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि फाइटिंग ग्रुप का एक मैं गॉड है। ये मिंग ने ठंडी आह भरी, एक बार हाउशन मरे तो ये पूरा संगठन ही बदल जाएगा। अब इसमें वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल सही, एट किंग ने कहा, हाउशन गॉड की कोई अपनी इच्छा नहीं थी, वो निस्वार्थ थे। लेकिन अब जो आएंगे उनके मन में लालच हो सकता है। खैर, अच्छी बात यह है कि मैं आज़ाद हूँ और मुझे उनके पचड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मिंग ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ खास नहीं, बस उन महान ह्यूमन एंसेस्टर्स की झलक देखना चाहता हूँ। एट किंग ने उस पुरानी झोपड़ी की तरफ इशारा किया और अचानक चिल्लाया, क्या पूर्वज एंसेस्टर्स यहाँ मौजूद हैं? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एक दिव्य रोशनी क्लियर लाइट बाहर निकली और पलक झपकते ही ये मिंग और एट किंग उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गए। वहां एक नौजवान खड़ा था, बेहद खूबसूरत, जिसके चेहरे के भावों को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि वो पूरी दुनिया का केंद्र लग रहा था। उसे देखते ही किसी का भी सिर झुक जाए। एट किंग ने तुरंत झुककर प्रणाम किया, एंसेस्टर्स की महिमा वाकई बेमिसाल है। ये मिंग ने भी हड़बड़ी में सम्मान देते हुए पूछा, क्या आप ही महान ह्यूमन एंसेस्टर हैं? उस नौजवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ अपने पूर्वजों की एक छवि पिक्चर हूँ। तुम इस घर में दाखिल हो सके, इसका मतलब है कि तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये मिंग का मन श्रद्धा से भर गया। उसे अपनी सोल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने रुंधे गले से पूछा, ह्यूमन एंसेस्टर, आप अभी इस वक्त कहाँ हैं? पूर्वज हंसे और बोले, मैंने अपने समय में सब कुछ किया, लेकिन अपनी ह्यूमन रेस को उस मुकाम टॉप तक नहीं ले जा पाया जिसका वो हकदार थी। ये मलाल हमेशा रहेगा। रहा सवाल मेरे शरीर का, तो मेरा वजूद बहुत पहले मिट चुका है, बस कुछ हड्डियां बाकी रह गई हैं। ये मिंग को तुरंत उस झील के नीचे देखी गई विशाल बांह की याद आई।
उसने पूछा, क्या वो आपकी हड्डियां थीं? पूर्वज ने सिर हिलाया, नहीं। लेकिन वो मेरे भाई थे, जिन्हें दुनिया एम्परर एक्संक्शन के नाम से जानती है। ये मिंग के रोंगटे खड़े हो गए। वो एम्परर एक्संक्शन थे। पूर्वज ने आगे कहा, चूंकि तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें अपनी नैतिकता और ज्ञान एथिक्स का उपदेश दूंगा। ये मिंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। पूर्वज ने अपना हाथ बढ़ाया और ये मिंग के माथे आईब्राव को छुआ। अचानक अनगिनत गुप्त जानकारियां, मिस्टीरियस मैसेजेस, ये मिंग के दिमाग के समुद्र नॉलेज सीक में समाने लगीं। ये ज्ञान इतना गहरा था कि इसे तभी खोला जा सकता था जब गेमिंग की कल्टीवेशन एक खास लेवल तक पहुंच जाए। ये मिंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो काफी देर तक सुध बुध खोकर खड़ा रहा, और जब उसे होश आया तो पूर्वज वहां से गायब हो चुके थे। एट किंग ने हैरानी से कहा, कमाल है, तुम्हें साक्षात पूर्वजों की इनहेरिटेंस मिली है। तुम्हारा भविष्य तो अब हाउशन से भी ऊपर होगा। ये मिंग ने सादगी से जवाब दिया, मैं एक इंसान हूं और हाउशन एक गॉड, दोनों की तुलना कैसी? हाउशन भी इंसानी दिल से ही जन्मे हैं, तो वो भी इंसानों के ही गॉड हुए, एट किंग ने कहा। फिर ये मिंग ने उससे पूछा, अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम मेरे साथ रुककर कुछ बड़ा हासिल करने में मेरी मदद करोगे? एट किंग हंसा, मुझे तुम्हारे बड़े कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अब किसी शांत जगह जाकर चैंगशेंग के 9 रेल्म्स को पार करके एटर्नल रेल्म तक पहुंचना चाहता हूं। ये मिंग ने उसे मजबूर नहीं किया। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। एट किंग रोशनी की एक किरण बनकर गायब हो गया। अगले ही पल वहां का स्पेस कांपने लगा और एक जादुई ताकत ने ये मिंग को उस इमॉर्टल स्पेस से बाहर खींच लिया। जब ये मिंग की आंखें खुली तो वो दोबारा इमॉर्टल टेम्पल में था। वहां जिन शानबाई, चाओशिन और डिंगबे जैसे उसके सभी साथी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे बाहर आता देख सब की जान में जान आई। सब ने एक साथ पूछा, मास्टर, क्या आपको विरासत इनहेरिटेंस मिल गई? पैलेस मास्टर सुबेजियन भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में भी एक उम्मीद थी। ये मिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मैंने पूर्वजों को देखा और उनकी विरासत हासिल की। हालांकि अभी उसका बड़ा हिस्सा सील्ड है, जो मेरी पावर बढ़ने के साथ साथ खुलेगा। बहुत अच्छे, सुबेजियन खुशी से चिल्ला उठे। उनके साथियों के चेहरे भी खिल गए। कोई भी ये मिंग से जल नहीं रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब था कि ये मिंग ही वो शख्स है जो भविष्य में तीनों इमॉर्टल टेम्पल्स की कमान संभालेगा और अपनी सिविलाइजेशन को बुलंदियों पर ले जाएगा। डिंगवे ने उत्सुकता से पूछा, शाओबा, वो पूर्वज देखने में कैसे थे? ये मिंग ने सोचकर कहा, अविश्वसनीय। वो इस दुनिया के सबसे अद्भुत इंसान थे। मैंने मास्टर की छाया देखी है जो खुद बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पूर्वजों के सामने मास्टर भी बहुत पीछे हैं। सुबेजियन ने बात काटते हुए कहा, ठीक है, अब जब ये मिंग बाहर आ गया है तो हमें निकलना चाहिए। ये मिंग चौंक गया, क्या 3 पैलेसेस चैंपियनशिप शुरू होने वाली है? जिन शानबाई ने कहा, परसों से। हमें डर था कि तुम समय पर बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए हम बाहर पहरा दे रहे थे। शुक्र है तुम सही वक्त पर आ गए। ये मिंग ने पूछा, ये मुकाबला कहाँ होगा? जाहिर है, 3 एम्परर्स वर्ल्ड में, चाओशिन ने बताया। वो दुनिया बहुत ताकतवर है, हमें वहां संभल कर रहना होगा। इसके बाद सू बेजियान ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक विशाल बैटलशिप प्रकट हुआ। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये जिंगहाई बैटलशिप था जो 9th स्टार रैंक का था और इमॉर्टल टेम्पल का सबसे बड़ा ट्रेजर माना जाता था। जहाज पर चढ़ने के बाद सब हंसी मजाक करने लगे। ये मिंग ने कुछ दुर्लभ स्पिरिचुअल फ्रूट्स निकाले और सबको बांटे। जिन शानबाई के अलावा किसी ने ऐसे फल पहले कभी नहीं खाए थे, सब मज़े ले लेकर खाने लगे। करीब 3 घंटे बाद जहाज में एक हल्का सा झटका लगा। जिन शानबाई उठ खड़ा हुआ और बोला, आखिरकार हम 3 एम्परर्स वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं। ये मिंग ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे एक विशाल शहर था जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा बड़ा और भव्य था। वहाँ की इमारतें पहाड़ों जितनी ऊंची थीं। क्या ये राजधानी कैपिटल है? ये मिंग ने पूछा। जिन शानबाई हंसा, नहीं, ये तो बस एक मामूली किंग कैपिटल है। असली एम्परर कैपिटल तो इससे 10 गुना बड़ी है, बस तुम देखते जाओ। ये मिंग दंग रह गया। उसने गौर किया कि पूरा शहर एक जादुई फॉर्मेशन के हिसाब से बना है। इसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि चैंगशेंग 9 रेल्म्स के 10 योद्धा भी मिलकर इसे नहीं तोड़ सकते थे। तभी एक गरजती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी, कौन आ रहा है? अपना नाम बताओ। जिन शानबाई ने फुसफुसाते हुए कहा, ये यहाँ का राजा किंग है। हमारे बैटलशिप का लेवल इतना ऊंचा है कि उसने उसे खतरे का सिग्नल दिया होगा।
सु बेजियन हंसे और बोले, भाई वेंकाई, ये मैं हूँ, सु। उधर से जवाब आया, ओह ब्रदर सु, तो इमॉर्टल टेम्पल के लोग आ गए हैं। उम्मीद है इस बार तुम ही चैंपियनशिप जीतोगे। बाद में साथ बैठकर शराब पिएंगे। जहाज आगे बढ़ा और जल्द ही असली इंपीरियल सिटी के ऊपर पहुंच गया। ये शहर इतना विशाल था कि इसमें 500 अरब बिलियन से ज़्यादा लोग रहते थे। ये मिंग ऊपर से देख रहा था कि कैसे वहाँ की सड़कों और जल निकासी ड्रेनेज का इंतज़ाम किया गया है। नियमों के मुताबिक शहर के ऊपर से बैटलशिप ले जाना मना था, इसलिए सब नीचे उतरे और आम लोगों की तरह गेट से अंदर जाने लगे। वहाँ 12,000 प्रवेश द्वार थे। ये मिंग जिस गेट से अंदर जा रहा था वो भी करीब 1 किलोमीटर चौड़ा था। वहाँ भीड़ ऐसी थी जैसे चींटियों का झुंड। पूरे शहर में एक अजीब सा मानसिक दबाव प्रेशर महसूस हो रहा था, जो हर किसी को अपनी हद में रहने पर मजबूर कर रहा था। रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मिंग और उसके साथी अभी लाइन में लगे ही थे कि पीछे से शोर सुनाई दिया। 1 दर्जन से ज़्यादा घोड़े तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घोड़ों पर सवार लोग किसी को भी कुचलने के लिए तैयार थे। ये मिंग और उसके साथी पहली बार 3 एम्परर्स वर्ल्ड की सड़कों पर चल रहे थे। यहाँ के तौर तरीके थोड़े अलग थे, इसलिए झमेले से बचने के लिए वे बाकी लोगों की तरह किनारे होकर चल रहे थे। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच 2 मासूम बच्चे रह गए, एक बड़ा लड़का जो लगभग 10 साल का था और एक छोटा बच्चा जो मुश्किल से 5-6 साल का होगा। वे दोनों हाथ पकड़े बेबसी से उन घोड़ों को देख रहे थे जो बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये घोड़े कोई मामूली जानवर नहीं थे, ये इस रेल्म की खास ब्रीड थे। अगर इनसे कोई टकरा जाए तो अच्छे अच्छे फार्टियन रेल्म के योद्धाओं की हड्डियां चूर चूर हो जाएं, फिर उन मासूम बच्चों की क्या बिसात थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये मिंग ने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया। वो पलक झपकते ही बच्चों के पास पहुंचा और उन्हें उठाकर किनारे ले आया। ठीक उसी पल वो बेकाबू घोड़े वहां पहुंच गए। घोड़े पर सवार एक लाल लिबास वाली औरत थी, जिसकी आंखें गुस्से से तांबे की घंटी जैसी लाल हो रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, रास्ते से हट जाओ, और इसके साथ ही उसने अपना कोड़ा विप हवा में लहराया। वो कोड़ा किसी जहरीले सांप की तरह सीधा ये मिंग की पीठ की तरफ लपका। ये मिंग का खून खौल उठा, उसने अभी अभी 2 मासूमों की जान बचाई थी और ये औरत बिना किसी बात के उसकी जान लेने पर उतारू थी। रुक जाओ, जिन शानबाई से ये नाइंसाफ़ी देखी नहीं गई। उनकी दहाड़ किसी आसमानी बिजली की तरह गूंजी। उस आवाज़ के खौफ से वो ताकतवर घोड़ा भी सहम गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। औरत का निशाना चूक गया और घोड़ा जमीन पर जा लगा। तुम्हारी ये मजाल, बदतमीज़। पीछे से आ रहे 5 घुड़सवारों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और सीधे जिन शानबाई पर हमला कर दिया। ये मिंग ने गौर किया कि ये सब फार्टियन रेल्म के 8वें स्टेज पर थे। लेकिन शायद इन बेवकूफ़ों को अपनी जान प्यारी नहीं थी, वे एक ऐसे शख्स से उलझ रहे थे जो लॉन्जेविटी रेल्म के 6ठे लेवल पर था। जिन शानबाई के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया, बस एक ठंडी आह भरी। अचानक हवा में एक तीखी विंड ब्लेड पैदा हुई और उन 5 की तरफ बढ़ी। अगले ही पल उन 5 के कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए। 2 तो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर जमीन पर जा गिरे। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। दफा हो जाओ, जिन शानबाई की आवाज़ बादलों की तरह गरजी। वो औरत अपने घोड़े से गिरते गिरते बची। उसने अपनी फटी आंखों से जिन शानबाई को देखा और चिल्लाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? जिन शानबाई ने हिकारत से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर दोबारा जुबान खोली तो एक थप्पड़ में तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। वो औरत समझ गई थी कि सामना किसी मामूली इंसान से नहीं, बल्कि लॉन्जेविटी पावर रखने वाले एक महाबली से है। उसने नफरत भरी निगाहों से ये मिंग को देखा और वहां से भाग निकली। आसपास खड़े लोग जिन शानबाई के लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वो औरत कितनी बददिमाग थी। उन बच्चों का बाप भागता हुआ आया और ये मिंग का बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। ये मिंग ने पूछा, ये औरत कौन थी? इतनी अकड़ किस बात की है? उस आदमी ने बताया, एहसानमंद हूँ आपका। ये होंग टियनजाओ है। इसके पिता होंग है, उत्तर के रक्षा मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी हैं। उनका बहुत रसूख है, इसलिए सब उनसे डरते हैं। जिन शानबाई ने ये सुना तो हंसकर बोले, रक्षा मंत्रालय के एक छोटे से सिपाही की बेटी इतनी अभिमानी है। लगता है इस 3 एम्परर्स वर्ल्ड में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। शहर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक गाइड ने घेर लिया।
उसने बताया कि इंपीरियल सिटी में व्यक्तिगत रूप से उड़ना इंडिविजुअल फ्लाइंग सख्त मना है और जो भी ऐसा करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अगर उन्हें कहीं जाना है तो फेडा यानी उड़ने वाली पालकी लेनी होगी। ये मिंग के पास दौलत की कमी नहीं थी। उसने कहा, हमें सबसे बेहतरीन सवारी चाहिए, कीमत की चिंता मत करो। गाइड उन्हें 100 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी फ्लाइंग मैगपाई के पास ले गया। ये एक आलीशान उड़ने वाला जहाज जैसा था जिसमें सिर्फ ये मिंग और उसके साथियों के लिए बेहतरीन मेज कुर्सी और सेवा के लिए खूबसूरत दासियां मौजूद थीं। इसका किराया 10,000 लीगल कॉइन्स प्रति व्यक्ति था, जिसे ये मिंग ने बिना झिझक चुका दिया। आधे घंटे के सफ़र के बाद वे गयाई सिटी पहुंचे। ये शहर भी किसी अजूबे से कम नहीं था। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 300 कदम में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता था। पैदल चलने वालों और गाड़ियों के लिए अलग अलग रास्ते थे। जिनशान भाई उन्हें लेकर शुनशन पॉन शॉप पहुंचे, जो असल में इमॉर्टल टेम्पल का एक गुप्त ठिकाना था। वहां उनकी मुलाकात एक नीले लिबास वाले दयालु चेहरे के आदमी से हुई, जो वहां का वेटर था। सू बेजियन ने बड़े सम्मान से उसे प्रणाम किया। ये मिंग हैरान था कि मुख्य टेम्पल का एक साधारण वेटर भी कितना प्रभावशाली हो सकता है। वो वेटर उन्हें पिछले आंगन से होते हुए एक विशाल हॉल में ले गया। ये हॉल अपने आप में एक अलग स्पेस था। वहाँ बीचों बीच एक बहुत बड़ा रिंग अखाड़ा बना हुआ था और चारों ओर बैठने की जगह थी। वहाँ पहले से ही 2 और गुट बैठे हुए थे। जिनशान भाई ने धीरे से ये मिंग को बताया, ब्रदर देखो, वो काले चोगे वाला आदमी प्यो युआन ब्रांच का लॉर्ड निंगवुके है, जो लॉन्जेविटी के 8वें रेल्म पर है। और वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग माइरो ब्रांच के लॉर्ड चेनजूचू हैं, जो लॉन्जेविटी के 9वें रेल्म पर हैं। तीनों ब्रांच के लॉर्ड्स ने एक दूसरे का मजाक में स्वागत किया, जैसे वे पुराने दोस्त हों। लेकिन असली मुकाबला तो शिष्यों डिसाइपल्स के बीच होना था। प्यो युआन ब्रांच के साथ 6 शिष्य आए थे। उनमें 2 नौजवान बेहद घमंडी दिख रहे थे, लेकिन उनके साथ एक लड़की थी, सू रोंगरोंग, जो बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख थी। वहीं माइरो ब्रांच में 4 लोग थे, जिनकी लीडर यू चैंग नाम की एक लड़की थी। उसकी खूबसूरती सबसे अलग थी, लेकिन उसका स्वभाव एकदम बर्फीला और शांत था। ये मिंग की तरफ से जिनशान भाई सबसे आगे थे। चूंकि मुकाबला फाटियन के तीसरे स्टेज से ऊपर के लोगों के लिए नहीं था, इसलिए जिनशान भाई सिर्फ एक गार्डियन के तौर पर आए थे। शिष्यों के बीच बातचीत शुरू हुई। माइरो ब्रांच की यू चैंग ने मुस्कुराते हुए जिनशान भाई पर तंज कसा, ब्रदर जिन, आप तो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते, फिर यहाँ क्या करने आए हैं? चाओशिन और बाकी साथियों को ये सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन जिनशान भाई शांत रहे। उन्होंने गर्व से ये मिंग का हाथ पकड़ा और बोले, मैं तो हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन मेरा छोटा भाई ये मिंग, ये एक ऐसा जीनियस है जो तुम सबको धूल चटा देगा और इस टेम्पल का अगला वारिस बनेगा। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए, सबकी निगाहें ये मिंग पर टिक गईं। जिनशान भाई ने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा भाई ये मिंग है, जिसने अभी अभी वुशेंग के रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है। इसका स्वागत करो। ये मिंग थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसे लगा कि बड़े भाई ने उसे कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल बना दिया है और अब माहौल में किलिंग इंटेंट साफ महसूस की जा सकती थी। उसने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और कहा, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। जैसे ही जिनशान भाई ने घोषणा की कि ये मिंग सबको धूल चटा देगा, चुन्युंग ब्रांच का डुयान नफरत से मुस्कुराया और बोला, क्या बात है ब्रदर जिन, लगता है आज आप मजाक के मूड में हैं। ये बच्चा हमारे सामने टिकेगा। हम सब यहाँ फाटियन रेल्म के योद्धा हैं और आप इस मामूली से दिखने वाले लड़के की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सबको लगा कि ये एक मजाक है, जैसे कोई 3 साल के बच्चे को खड़ा करके कहे कि ये पूरी दुनिया के पहलवानों को हरा देगा। लेकिन जिनशान भाई शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, मजाक है या हकीकत, ये तो वक्त ही बताएगा। डुयान से रहा नहीं गया और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डिंग वे ने उसे रोक दिया। झगड़ा बढ़ता देख तीनों लॉर्ड्स ने अपने शिष्यों को शांत कराया। तभी अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वेटर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, डियानजुन तशरीफ ला रहे हैं। अंधेरे से निकलकर एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग शख्स सामने आया। वो इतने बूढ़े थे कि लग रहा था मानो हड्डियों का ढांचा चल रहा हो। उन्हें देखते ही तीनों सब लॉर्ड्स और सभी वारिस घुटनों के बल बैठ गए। ये मिंग को तो डर लग रहा था कि कहीं ये बुजुर्ग अपनी अगली सांस में ही दम न तोड़ दें। ये मिंग ने धीरे से सू बेजियन से पूछा, मास्टर, इनकी उम्र क्या होगी? सू बेजियन ने आह भरते हुए कहा, दायानजून 3 लाख साल के हो चुके हैं और ये उनकी आखिरी सीमा है। इसीलिए ये मुकाबला समय से पहले रखा गया है।
ये मिंग हैरान रह गया, 3 लाख साल। पर क्या इनका कोई वारिस नहीं है? सू बेजियन का चेहरा उतर गया, वारिस तो 12 हुए, पर सब मारे गए। एक रहस्यमयी ताकत हमारे इमॉर्टल टेम्पल पर नज़र रखे हुए है। जैसे ही कोई काबिल वारिस पैदा होता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तभी डियान जुन की धुंधली आंखों ने ये मिंग को देखा और उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया। डियान जुन ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया, इस बार नियम अलग होंगे। यू चैंग और सू रोंग, तुम दोनों एक साथ मिलकर ये मिंग पर हमला करोगी। हॉल में हंगामा मच गया। 2 के मुकाबले 1, ये तो नाइंसाफ़ी थी। लेकिन डियान जुन ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे वारिस को इंसाफ नहीं, पावर चाहिए। मैदान तैयार था। एक तरफ 2 खूबसूरत पर खतरनाक योद्धा और दूसरी तरफ अकेला ये मिंग। सू रोंग ने तंज कसा, ये मिंग, पता नहीं डियान जुन ने तुम में क्या देखा, पर हमारे सामने तुम्हारी जीत नामुमकिन है। ये मिंग बस मुस्कुराया और बोला, क्या वाकई? बूम! अचानक ये मिंग की एनर्जी फटी। हजारों ड्रैगन्स की ताकत, गोल्डन बॉडी का 5वां लेवल और रूई रोब की शक्ति, उसका एक मुक्का पहाड़ गिरने जैसा था। दोनों लड़कियों ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से ढाल बनाई, पर ये मिंग की ताकत के सामने वो कागज़ की तरह फट गई। लेकिन जैसे ही ये मिंग आखिरी वार करने वाला था, अचानक एक ऐसी खौफनाक पावर वहां आई जिसने पल भर में उसके बॉडी और सोल को चीर कर रख दिया। ये मिंग के सामने अंधेरा छा गया और वो गायब हो गया। जब रोशनी हटी तो स्टेज पर ये मिंग का नामो निशान नहीं था। सब सन्न रह गए। सू बेजियन चिल्ला उठे, जिनशानबाई की आंखों में खौफ था। डियान जुन ने लंबी सांस ली और कहा, ये मिंग ने मुझे निराश किया। वो मर चुका है। अब इस टेम्पल की कमान चेन ज़ूचू संभालेंगे। चाओशिन और बाकी साथी फूट फूट कर रोने लगे। उनका छोटा भाई, उनकी उम्मीद, एक पल में राख हो गई थी। लेकिन क्या ये सच था? हकीकत कुछ और ही थी। एक गुप्त कमरे में डियान जुन और तीनों लॉर्ड्स मौजूद थे। सू बेजियन ने कहा, मास्टर, मैं नहीं मानता कि ये मिंग मर गया। वो दोनों लड़कियां उसे नहीं मार सकती थीं। डियान जुन की आंखों में एक चमक आए, हाँ, ये मिंग मर चुका है। कम से कम दुनिया की नज़रों में। पर वो एक नई पहचान के साथ वापस आएगा। असल में, डियान जुन ने ये मिंग को बचाने के लिए ये सारा नाटक रचा था। पिछले 12 वारिसों की मौत से उन्होंने सबक लिया था। तभी अचानक डियान जुन का शरीर राख में बदल गया। वेटर ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर, आपने मेरे बदले अपनी जान दे दी, मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? चौंकिए मत दोस्तों, जो मर गया वो वेटर था और जो वेटर बनकर खड़ा था, वही असली डियान जुन था। उधर धुंध के बीच ये मिंग की आंखें खुलीं। वो एक मखमली बिस्तर पर था और उसके चारों ओर जादुई बैंगनी गैस घूम रही थी। उसे लगा वो जन्नत, हेवन में है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अब से तुम मुझे मास्टर कहोगे। सामने डियान जुन खड़े थे। ये मिंग ने हड़बड़ाहट में पूछा, मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा? डियान जुन हंसे, मैंने तुम्हें मारा नहीं, बल्कि ग्रेट रिइंकार्नेशन सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके तुम्हारी लाइफ को और भी महान बना दिया है। अब अपनी ताकत महसूस करो। ये मिंग ने जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की, उसके होश उड़ गए। उसका युआन यिंग और बॉडी पहले से 2 गुना ताकतवर हो चुके थे। डियान जुन ने भारी आवाज़ में कहा, मेरा असली नाम आउशन है। मैंने पूरी दुनिया और लॉर्ड गॉड से दुश्मनी मोल ली थी, इसीलिए मेरे वारिस मारे जाते रहे। अब दुनिया की नज़रों में तुम मर चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम एक नई पहचान के साथ अपनी कल्टिवेशन शुरू करोगे।